Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. लास्ट वीडियो में हमने डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में पढ़ा था और वो टेक्निक्स थी प्रिवेंट करने के लिए इनफर्टिलिटी को। तो कुछ टेक्निक्स जो हमने पढ़ी थी लास्ट वीडियो में, उसमें थी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ज़ाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक हमने पढ़ी थी। टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में हमने पढ़ा था। इसी के साथ साथ हमने पढ़ी थी GIFT, दैट इज़ गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। अब हम जो जितनी भी टेक्निक्स हमने पढ़ी हैं, ये सारी टेक्निक्स किस लिए पढ़ी थी? ऐसी टेक्निक्स जो इनफर्टिलिटी को ओवरकम कर सके, यानी कि अगर किसी कपल को बच्चा प्लान करना है और शादी के 2 साल बाद तक भी अगर वो अपना बेबी प्लान नहीं कर पा रहे आफ्टर क्वाइटस, तो उस कंडीशन में वो इनमें से कोई भी मेथड ले सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। इनमें से हमने कुछ मेथड्स पढ़े थे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में और कुछ पढ़े थे इन वीवो फर्टिलाइजेशन में। इन विट्रो का मतलब होता है पेट्री डिश में फर्टिलाइजेशन करा के बॉडी में ट्रांसफ़र करना फीमेल की, और वीवो का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर ही हुआ है। तो ये सारी टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक्स थी। वहीं एक नाम आया था, दैट इज एमिनोसेंटेसिस। तो ये वर्ड कहाँ से आया है? एमिनोसेंटेसिस वर्ड आया है ऐसी टेक्निक जो फीटस को डिटरमाइन कर सके बहुत सारे पैरामीटर्स में। कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स होंगे वो हम सारे डिस्कस करेंगे, और ये टेक्निक किसके लिए यूज नहीं की जाती उस पैरामीटर की भी बात हम इस वीडियो में करेंगे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी है। So here the heading is amniocentesis. In the 14th week of pregnancy or the 16th week of the pregnancy, यानी कि प्रेगनेंसी के 14th वीक में, यानी कि 3.5 मंथ, यानी कि 3.5 महीने की बात हो रही है। यहाँ पे 16th वीक यानी 4th मंथ की बात हो रही है। So, in the 14th or the 16th week of the pregnancy, with the help of long surgical needle, लंबी surgical needle की सहायता से amniotic fluid को extract किया जाता है, is taken out from the uterus। कहाँ से निकाला जाता है? यूटरस में से। In this fluid, few cells of embryo, कौन कौन सी सेल्स हो सकती हैं यहाँ पे? स्किन सेल, लिवर सेल, प्लेसेंटा आर प्रेजेंट। सो यहाँ पे कुछ सेल्स प्रेजेंट हो सकती है और उन सेल्स की सहायता से फीटस को पहचाना जा सकता है। अब क्यों पहचानना है फीटस को, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। दिस प्रोसीजर इज यूज्ड टू टेस्ट। अब क्यों टेस्ट करना है फीटस को, एमनियोटिक फ्लूइड क्यों निकालना है? तो एमनियोटिक फ्लूइड को निकालने के बहुत सारे रीजंस हैं। उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट और मेन रीजन जो है कि अगर फीटस में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, उसको देखने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए, उसको डायग्नोस करने के लिए क्या किया जाता है? एमिनोसेंटेसिस किया जाता है। तो कौन कौन से जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं? जैसे डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल्ड सेल अनीमिया। यानी कि अगर एक बच्चा गेस्टेशन पीरियड में 3.5 या 3 to 4 मंथ्स का होता है, यानी कि अगर इस पीरियड में एमनियोटिक फ्लूइड को निकाला जाता है तो एम्ब्रियोनिक फ्लूइड बहुत सारी चीज़ों को बता सकता है। तो क्या क्या चीज़ें बता सकता है एमनियोटिक फ्लूइड? अब एमनियोटिक फ्लूइड जो है सबसे पहले है क्या और वो क्या क्या बता सकता है? तो एक चीज़ तो हमने पढ़ ली है कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स को बता देगा। कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है ये थोड़ा सा समझते हैं। ये है यूट्राइन पार्ट, यानी कि फीमेल यूटरस, जिसमें बेबी डेवलप हो रहा है, और ये 14th या 16th वीक की बात की जा रही है। ये जो बेबी है यानी कि जो फीटस है, ये घिरा हुआ है पूरा एक फ्लूइड में। इस फ्लूइड को बोला जाता है एमनियोटिक फ्लूइड।
अब ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है, इसको बनाने का काम नेचुरली ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से ही स्टार्ट हो जाता है। ये सारी चीज़ों की डिटेलिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है, इस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं एमनियन। ये रही एमनियन और ये रही अम्बिलिकल कॉर्ड। ये जो एमनियन है, ये एमनियन फीटस को सराउंड करती है, एक पूरा कवर पूरा फीटस के चारों तरफ बना के रखती है। और यहाँ पे जो कैविटी मौजूद है जहाँ पे फीटस प्रेजेंट है, इसको हम कहते हैं एमनियोटिक कैविटी, और इसी में भरा होता है एमनियोटिक फ्लूइड। सो दिस लेयर इज नोन एज एमनियन। What is amnion? Extra embryonic membrane, one of the membrane that is extra embryonic membrane. इस extra embryonic membrane में क्या भरा होता है अंदर की तरफ? amniotic fluid. अब एक निडल यूट्रस के अंदर इंसर्ट की गई, इस निडल की सहायता से एमनियोटिक फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट किया गया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद इस फ्लूइड को पेट्री डिश में ट्रांसफर किया गया डिटेक्शन के लिए, डायग्नोसिस के लिए। अब ये क्या क्या डायग्नोस कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे सेल्स हैं तो नेचुरली ध्यान रखना है कि अगर कोई बॉडी सेल है तो उस सेल में साइटोप्लाज्म है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसमें प्रोटोप्लाज्म है। व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? द लिविंग मैटर विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल। एंड व्हाट डज द प्रोटोप्लाज्म कंटेन? प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या होता है? सारे बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, जो भी बायोमॉलिक्यूल्स हम पढ़ते हैं वो सारे प्रोटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। साथ ही सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस होता है जिसमें होता है जेनेटिक मटेरियल। तो अगर कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी बच्चे में होती है तो डीएनए एक्सट्रैक्ट करके एबनॉर्मेलिटी को देखा जा सकता है। प्रोटोप्लाज्म एक्सट्रैक्ट करके मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को देखा जा सकता है। साथ साथ में सेक्स भी डिटरमाइन किया जा सकता है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर्स को डायग्नोस किया जा सकता है एमनियोटिक फ्लूइड से, जिनको हम बोलते हैं क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज, जैसे डाउन सिंड्रोम। एक और हमने पढ़ा है सिकल्ड सेल एनीमिया, हीमोफिलिया एक्सेट्रा। बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जिनको हम आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। तो ऐसे मल्टीपल डिसऑर्डर्स को ये पहचान सकता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। अब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर रिलेटेड टू हार्मोन हो सकते हैं, रिलेटेड टू प्रोटीन हो सकते हैं, रिलेटेड टू एंजाइम हो सकते हैं। एग्जैक्टली क्या होता है, हमारी बॉडी में एक पर्टिकुलर जीन एक एंजाइम को कोड करता है। इस चीज को भी हम आगे पढ़ेंगे। वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, याद रखना है। वन जीन वन एंजाइम, वन जीन वन एंजाइम कॉन्सेप्ट। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है अगर ये डिस्टर्ब होता है तो यानी कि कहीं ना कहीं एंजाइम बनने में दिक्कत है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, छोटे छोटे जो याद रखने हैं। हमारी बॉडी में मान लीजिए कोई सेल है, इस सेल में ये न्यूक्लियस है, तो यहाँ का जो अंदर वाला डीएनए वाला पार्ट है, इससे क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी को पहचाना जा सकता है। और यहाँ पे जो फ्लूइड है दैट इज प्रोटोप्लाज्म, जिसमें क्या प्रेजेंट है? बायोमॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, प्रोटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस दोनों को प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। अब यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म वाला पार्ट है, इस साइटोप्लाज्म वाले पार्ट में बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए साइटोप्लाज्म को मेटाबॉलिक मशीन बोला जाता है। मेटाबॉलिक मशीन ऑफ द सेल। अब इस मेटाबॉलिक मशीन में कोई दिक्कत आएगी तो ऐसी दिक्कतों को हम बोल सकते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। तो उसमें हो सकता है डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन हो, डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम हो, किसी हार्मोन का डिस्टरबेंस हो, इम्बैलेंस हो। तो ये सारी बातें बता देगा एमनियोसेंटेसिस। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भी बताएगा, दैट इज डिटेक्शन ऑफ द सेक्स। सेक्स को डिटरमाइन कर देता है, बट डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स इज बैन।
अब अगर सेक्स का डिटर्मिनेशन किया जाता है और ये पता लगता है कि फीमेल फीटस है, तो नेचुरली फीमेल फीटस का फिटिसाइड कर दिया जाता है डिटेक्शन के बाद। बहुत सारे केसेस हम न्यूज़पेपर में देखते हैं, सुनते हैं। तो यहाँ पे डिटेक्शन ऑफ द सेक्स यानी कि सेक्स का जो डिटर्मिनेशन है वो बैन है, चाहे वो सोनोग्राफी से हो या एमिनोसेंटेसिस टेक्निक से हो। अब यहाँ पे कैसे डिटरमाइन करेगा सेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो बार बॉडी की सहायता से करेगा। बार बॉडी क्या होता है और कहाँ पे प्रेजेंट होती है? अगर हम मेल और फीमेल के सेल की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल सेल ऑफ द मेल एंड द फीमेल। तो here I draw two cells, somatic cell of the male and the somatic cell of the female. So how many chromosome number are present? कितने क्रोमोसोम नंबर होते हैं? 46 क्रोमोसोम in the male. ये मेल सेल है सोमैटिक सेल और ये फीमेल सेल है सोमैटिक सेल। 46 क्रोमोसोम। सबसे पहले सोमैटिक सेल क्या होती है ये बात समझें। The cell other than gamete is known as somatic cell. गैमीट के अलावा बॉडी में जितनी भी सेल होंगी, चाहे वो मेल बॉडी हो या फीमेल बॉडी हो, इन सेल्स को हम सोमैटिक सेल्स बोलते हैं। अब यहाँ पे सोमैटिक सेल्स में क्या कॉम्बिनेशन होता है? 44। अगर मेल है तो X एंड Y का कॉम्बिनेशन होगा, फीमेल बॉडी है तो 44 प्लस XX का कॉम्बिनेशन होगा। अब कैसे पहचाना जाएगा कि बार बॉडी किस में है? तो पहचानने के लिए X क्रोमोसोम की रिक्वायरमेंट होगी। फीमेल्स में 2 X क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि इन क्रोमोसोम्स को हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। यहां पे भी इनको सेक्स क्रोमोसोम बोला जाएगा और 44 जो होते हैं उनको बोला जाता है ऑटोसोम्स। यानी कि मेल और फीमेल बॉडी में कॉमन क्या है? ऑटोसोम्स। 44 ऑटोसोम्स है सोमैटिक सेल्स में। एक पेयर क्या है? एक पेयर इज द सेक्स क्रोमोसोम, वन पेयर इज द सेक्स क्रोमोसोम। अब क्या होता है फीमेल में ड्यूरिंग अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट 2 एक्स क्रोमोसोम में से एक एक्स क्रोमोसोम रैंडमली इनएक्टिव हो जाता है। Inactivated. This chromosome become inactivated. One of them, कोई भी हो सकता है। So हम क्या बोल सकते हैं? The condensed inactivated X chromosome. The condensed inactivated X chromosome is bar body. अब अगर 2 क्रोमोसोम है तो रैंडमली कोई भी एक हो गया तो एक एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। तो यानी कि अगर फीमेल फीटस है तो फीमेल फीटस में क्या मिलेगी? बार बॉडी मिलेगी, और अगर मेल फीटस है तो बार बॉडी नहीं मिलेगी। तो सीधा सा कहने का मतलब है अगर एमनियोसेंटेसिस टेक्निक में बार बॉडी की प्रेजेंस मिलती है तो दैट फीटस इज द डेवलपिंग फीटस इज द फीमेल फीटस। इफ बार बॉडी इज एब्सेंट द डेवलपिंग फीटस इज द मेल फीटस। सो बहुत सारी चीजें बार बॉडी का डिटेक्शन, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस, क्रोमोसोमल एब्रिवेशन या एबनॉर्मैलिटीज एमनियोसेंटेसिस के द्वारा पता की जा सकती हैं। तो यहाँ पे हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म हो जाता है, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं है कि इसमें कुछ टेक्निक्स के बारे में पता चलता है, ये केवल 12th क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। किसी भी एज ग्रुप का कोई भी पर्सन इन चीज़ों को फॉलो कर सकता है, इनको समझ सकता है कि ये जर्नल अवेयरनेस के टॉपिक्स हैं, चाहे वो STIs हों या कोई भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हों। MTP के बारे में भी हमने पढ़ा, कुछ ऐसी टेक्निक्स के बारे में भी पढ़ा जो इनफर्टिलिटी को ओवरकम करती है, इनफर्टिलिटी के बारे में पढ़ा। तो ये जर्नल अवेयरनेस के टॉपिक है। ऐसा नहीं है कि केवल साइंस स्टूडेंट्स इनको पढ़ सकते हैं या बेसिकली बायोलॉजी के स्टूडेंट्स इनको पढ़ सकते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट द जर्नल अवेयरनेस।